हरे भरे पेड़ और पहाड़ों के बीच बसे चंदनपुर गांव में बूढ़ी दयावती अपने दो बेटों मोहन और मदन के साथ रहा करती थी। दयावती के घर और खेत के बीच से एक नदी गुजरती थी। घर चलाने के लिए तीनों खेत में जमकर मेहनत करते और उसमें होने वाली फसल को बेचकर घर का खर्च निकालते। दयावती बेटों के साथ हंसी खुशी रहा करती। एक रोज सुबह उठते ही दयावती अपने बेटों के कमरे में जाती है। तुम दोनों अब खेती में माहिर हो चुके हो और पूरा खेत अकेले संभाल सकते हो। मैंने सोचा है कि अब तुम दोनों की शादी कर दूं और थोड़ा बहुओं का सुख मैं उठाऊं। माँ, जैसा तुम्हें सही लगे। तो ठीक है, मैं जल्द ही अच्छी लड़कियां देख तुम दोनों की शादी करती हूँ। दयावती बेटों की हामी सुनते ही पास के गांव में रहने वाले अपने भाई के पास जा पहुँचती है। अरे बहन, आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आई हो। अरे अभी पिछले महीने ही तो मैं आई थी। तुम्हें तो बहन की याद आती नहीं, तो मुझे ही आना पड़ता है। वैसे आज मैं बेटों की शादी के लिए आई हूँ। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ। अरे वाह, आज सुबह ही पास के गांव का कपड़ा व्यापारी मुंशी यहाँ आया था। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़का खोज रहा है। अरे वाह, तो भैया तुम्हें ठीक लगे तो मोहन और मदन की शादी की बात करो। हाँ, ये देखो लड़कियों की तस्वीरें। ये बड़ी लड़की है रमा और ये छोटी लड़की है सुमन। वाह, लड़कियां तो बहुत सुंदर हैं। भैया तुम ये मदन और मोहन की फोटो ले जाओ और तुरंत शादी की बात करो। हाँ ठीक है, मैं बात करके शाम को तुम्हारे पास आता हूँ। दयावती अपने घर चली जाती है और हरिया कपड़ा व्यापारी मुंशी के घर जाता है। अरे हरिया, क्या बात है? कोई खुशखबरी लाए हो क्या? सही समझ रहे हो। मेरी बहन दयावती को उसके बेटों के लिए तुम्हारी बेटियां पसंद आई हैं। वो तो जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। ये लो, बेटियों को फोटो दिखा दो। मुंशी की बेटियां फोटो देखते ही शादी के लिए हामी भर देती हैं। उधर लड़कों को भी लड़कियां पसंद आती हैं और शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद दयावती के बेटों मोहन और मदन की शादी मुंशी की बेटी रमा और सुमन से हो जाती है। शादी होने के बाद बहुएं नदी किनारे बने घर में आती हैं। रमा, सुमन, तुम दोनों को इस घर में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं हर मुश्किल को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ जी, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ काफी खुश हैं और नदी किनारे घर होना तो एक सपने जैसा ही है। मुझे और सुमन को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों को अपने पतियों से कोई शिकायत हो तो बेझिझक मुझे बताना। मैं उन दोनों को ठीक कर दूंगी। रमा और सुमन सास की बात सुनते ही वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं और तीनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। सास और बहू एक दूसरे के साथ माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं। एक रोज शाम को मोहन और मदन लड़ते झगड़ते घर आते हैं। माँ, ओ माँ, बाहर आओ। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, कौन आपके साथ रहना चाहता है? दयावती अपनी बहुओं के साथ चाय पीते हुए सब सुनती है और चाय पीने के बाद बाहर आती है और दोनों बेटों को देखती है। वो दोनों कीचड़ में सने हुए नजर आते हैं। वहीं दोनों के तीखे तेवर देख दयावती समझ जाती है कि मामला सुलझने वाला नहीं है। बहुओं, अपने अपने पति को पानी दो और तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। कल सुबह बात करेंगे। मोहन गुस्से में खाना खाए बिना सो जाता है। उधर पलंग पर लेटी दयावती पूरी रात सोचती है और सुबह होते ही बेटों को अपने पास बुलाती है। मैंने बंटवारे का फैसला कर लिया है। अब ये तो तुम दोनों ही जानते हो कि ले देकर हमारे पास एक खेत है और एक मकान। तो मैंने सोचा है आधा आधा खेत तुम दोनों ले लो और मकान का एक एक कमरा ले लो। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूंगा जहाँ ये मदन रहेगा। मैं खेत की ओर अपना अलग घर बनाऊंगा। तो ठीक है, फिर मदन के खेत का कुछ हिस्सा तुम लेकर अपने लिए उसमें घर बना लो। दयावती के फैसले के बाद मदन और मोहन अपने अपने खेत को नाप लेते हैं। इसके बाद मोहन नदी की दूसरी तरफ अपना बांस का घर बनाना शुरू करता है। रमा ना चाहते हुए भी पति का साथ देती है और घर बनाने में मदद करती है। कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद बांस का एक कमरे का घर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखो रमा, बन गया अपना घर। अब हम यहाँ खुशी खुशी रह सकते हैं। खुशी तो घर के लोगों से होती है।
आप तो पूरा दिन खेत में रहते हैं, लेकिन अब मुझे अकेले यहाँ पूरा दिन बिताना होगा। मोहन की पत्नी की नाराजगी समझ आती है, लेकिन वो अपनी ही ऐंठ में रहता है और बिना खाना खाए खेत चला जाता है। उधर मोहन के जाते ही रमा नदी किनारे बैठ जाती है। उसी समय दयावती अपने कमरे से बाहर आती है और नदी के दूसरी तरफ रमा को उदास देखती है। अरे रमा, उदास क्यों है? क्या बात है? माँ जी, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है तो यहाँ आ जा। वहाँ क्यों बैठी है? घर अलग होने से लोग अलग थोड़ी ना होते हैं। चल आ जा। रमा तुरंत घर में जाती है और एक कागज में नमकीन रखकर नदी के इस ओर आ जाती है। वहीं रमा को देखते ही सुमन चाय बनाना शुरू कर देती है। तब तक रमा अपनी सास के साथ बैठकर बातें करती है। ये लीजिए अदरक वाली चाय। और दीदी, नदी के उस ओर कैसा लग रहा है? वैसे तो ठीक है, लेकिन वहाँ काफी अकेलापन है। ये तो पूरा दिन घर के बाहर रहते हैं और मुझे अकेले रहना पड़ता है। अकेले ना तो खाना खाने में अच्छा लगता है और ना ही किसी काम में मन लगता है। अरे तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। मोहन के घर से निकलते ही तुम यहाँ आ जाया करो। इन लड़कों की लड़ाई में हम अपना दिन उदासी में क्यों बिताएं? हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब से मैं इनके जाते ही यहाँ आ जाऊंगी। अब रमा रोजाना पति के जाते ही नदी के दूसरी तरफ चली जाती है और पूरा दिन सास और अपनी बहन के साथ बिताती है। तीनों का पूरा दिन एक दूसरे के साथ बीतता है। एक रोज सुमन अपनी बहन से कहती है, दीदी, वैसे तुम्हारी ओर मछलियाँ अच्छी मिलती हैं, एक दिन मछली खिलाओ। ठीक है, तो कल तुम भात बनाकर तैयार रहना, मैं मछली लेकर आऊंगी, साथ में खाएंगे। रमा रात को सोने से पहले नदी में जाल लगा देती है और सुबह होते ही वो जाल देख रही होती है कि उसे दयावती देख लेती है। रमा, मछली मिली क्या? हाँ माँ, बहुत मछली मिली है। मैं सोच रही हूँ कि घर के बाहर ही इसे पकाऊं। उससे आपसे बात भी होती रहेगी और मछली भी बन जाएगी। हाँ ठीक है, तुम नदी किनारे ही चूल्हा लगा लो, मैं मसाले लेकर आती हूँ। रमा नदी के किनारे ही ईंटों का चूल्हा तैयार करती है। तब तक दयावती मसालों की पोटली लेकर वहाँ आ जाती है। ये लो, इससे मछली का स्वाद ही बदल जाएगा। दयावती रमा के साथ मछली बनाने की तैयारी करती है और सुमन नदी के दूसरी ओर चूल्हा चढ़ाकर चावल पकाने को रख देती है। तीनों साथ में बातचीत करते हुए खाना बनाती हैं। मछली बनते ही रमा अपनी सास के साथ नदी पार कर सुमन के पास पहुंच जाती है। उधर खेत में काम करते हुए मोहन के पैर में चोट लग जाती है। भाई का खून बहता देख मदन दौड़कर उसके पास पहुंचता है। अरे भैया, ये तो खून निकल रहा है, घर चलते हैं। अरे ज्यादा चोट नहीं है, मैं चला जाऊंगा। जब मैं हूँ तो क्यों अकेले जाएंगे? चलिए मैं ले चलता हूँ। मदन अपने बड़े भाई को सहारा देते हुए उसके घर तक आता है और भाभी को आवाज देने लगता है। रमा भाभी, रमा भाभी, कहाँ हैं आप? रमा को घर पर ना देख दोनों नदी किनारे आते हैं और सामने का नजारा देख हैरान रह जाते हैं। उन्हें रमा और सुमन माँ के साथ नजर आती हैं। वो तीनों साथ में मछली और भात खाते हुए ठहाके लगा रही होती हैं। उन्हें साथ देख वो दोनों कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। वाह वाह, मजा आ गया। रमा, बहुत समय बाद ऐसी मछली खाई है। वाह बेटा। हाँ माँ, इस नदी की मछली की तो बात ही अलग है। आप लोग साथ में मछली खा रहे हैं? अरे तुम दोनों आज जल्दी आ गए? हाँ, वो भैया को थोड़ा चोट लग गई थी तो उन्हें घर लाया था, लेकिन यहाँ तो आप लोग साथ में खाना खा रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, हम तो रोजाना साथ ही खाना खाते हैं। वैसे कहाँ चोट लगी है? कुछ नहीं माँ, बस खुदाई करते हुए पत्थर लग गया था। अब ठीक हूँ मैं। ठीक हो तो आओ, थोड़ी मछली खा लो। सास बहू को साथ में खाना खाता देख मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मदन को देखता है और गले लगा लेता है। छोटे, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही ऐंठ की वजह से हुआ है। मेरी ही जिद की वजह से हमें अलग होना पड़ा, वरना तो शायद कोई अलग होना ही नहीं चाहता था। कोई बात नहीं भैया, ये सब होता रहता है। चलिए अब आ ही गए हैं तो मछली भात खाते हैं। तुम दोनों चाहे तो लड़ो या अलग हो जाओ, लेकिन हम सास बहू को तुम कभी अलग नहीं कर सकोगे, ठीक है ना? अब मोहन और मदन एक बार फिर एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। वहीं समय के साथ दयावती का उसकी बहुओं से रिश्ता और गहराने लगता है। तीनों साथ में घंटों समय बिताती और जमकर गपशप करती। ऐसे ही तीनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ नदी किनारे अपने घर में रहने लगती हैं।